हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एस्पायर क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंपैक्ट स्पीड क्या होती है जब किसी हाइट से पार्टिकल को छोड़ा जाता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है अगर नीचे से ही पार्टिकल को ऊपर फेंके, और सेम हाइट पे वो दो टाइम के लिए होता है, तो वो दो टाइम भी हमने देखे। और किसी हाइट से पार्टिकल को ऊपर फेंको या नीचे फेंको या उसको रिलीज करो, वो टाइम क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको उस पे ले जाऊं। हाँ जी, ये वाला। तो यहां हमने किया था, ये टाइम हमने निकाला था कि देखो, अगर पार्टिकल को जस्ट नीचे छोड़ा जाएगा ऐसे, रफ्तार यू देके उसको ऐसे छोड़ा जाएगा हाइट एच से, तब टाइम ऑफ फ्लाइट की दो वैल्यू आए थे हमें। तो जो ये प्लस वाला है, हमने यहाँ पे क्या लिया था, माइनस नहीं लिया था, तो इस माइनस को आप रख दोगे सामने। तो ये वाला टाइम जब पार्टिकल को जस्ट नीचे छोड़ा जाएगा ऐसे विथ रफ्तार यू, तब टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा माइनस यू बाई जी प्लस अंडर रूट दिस। अब मैं क्विकली आपको बता देता हूं वो सारे के सारे टाइम। एक तो हमने देखा था कि अगर पार्टिकल को नीचे से फेंका रफ्तार यू से, तो ऐसे गिर जाएगा, वापस यू से टकराएगा, और सेम लेवल पे वो होता है दो बार। अगर वो लेवल है एच, तो इस लेवल पे पहली बार होगा t1 टाइम पे, और दूसरी बार होगा ये t1 टाइम यहां से यहां तक, और t2 टाइम यहां से लेकर यहां तक। तो ये t1 का वैल्यू क्या था, t1 का वैल्यू हमें आया था u बाई जी माइनस अंडर रूट ऑफ u बाई जी होल स्क्वायर माइनस 2h बाई जी। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब दूसरी बार जब ये बॉडी इसी हाइट पे होगी, इसी लेवल पे होगी, तब ये टाइम t2 कितना होगा, t2 टाइम तब होगा u बाई जी, लेकिन अब माइनस के बदले आएगा प्लस, तो ये u बाई जी होल स्क्वायर माइनस 2h बाई जी। तो ये वाला टाइम। अब ये भी हमने देखा था सर, वो टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल जो है, ये टाइम इंटरवल इस सेम हाइट को एक टाइम इंटरवल में क्रॉस किया जाता है, वो ये टाइम इंटरवल यहां से लेकर यहां तक t1 था, यहां से लेकर यहां तक t2। तो टाइम इंटरवल ऑफ क्रॉसिंग जो था वो डेल t था, वो बराबर आया था 2 अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई जो ये चीज है u बाई जी होल स्क्वायर माइनस 2h बाई जी। उसके बाद ये भी देखा था सर, अगर एक पार्टिकल को किसी हाइट से ऊपर उछाला जाए u रफ्तार से, उस केस में अगर टाइम t1 लगा, उस t1 की जो वैल्यू थी वो थी u बाई जी प्लस अंडर रूट ऑफ u बाई जी होल स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। और अगर इसी पार्टिकल को नीचे की तरफ वेलोसिटी देते u एग्जैक्टली उतनी, तब उसको टाइम लगता है t2, तब तो कॉमन सेंस है टाइम कब ही लगेगा। अब u को करना कुछ नहीं, इसको माइनस यू बाई जी। कल हमने उसको सॉल्व करके माइनस तो लिया था, लेकिन लास्ट फार्मूला में माइनस नहीं रखा था, तो इसीलिए जब इसको नीचे फेंकोगे तो u को क्या लिखोगे, माइनस यू बाई जी प्लस अंडर रूट ऑफ u बाई जी होल स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। तो ये वाला टाइम नीचे फेंकते टाइम, अगर इसको रिलीज कर देते, इफ इट इज जस्ट रिलीज्ड, अगर इसको जस्ट रिलीज करते, वो वाला टाइम है लेट्स सपोज t। उस t को किसके बराबर लिखोगे भाई, उस t को बराबर लिखोगे, अरे भाई यहां u को जीरो दोगे, यहां जीरो दो या यहां जीरो दो, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 2h अपॉन g। तो ये सारे टाइम आपको याद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फार्मूला है टाइम की, जो आपको हर सवाल में कहीं ना कहीं यूज करने होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे हम वापस आते हैं, ये वाला सवाल। हाँ जी, तो क्या बोला गया है, a balloon starts rising from ground with upward acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक बलून जो है वो ऐसे ये स्टार्ट करता है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, और इसको जो एक्सेलरेशन मिलता है ऊपर की तरफ, वो एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अब बोला गया है आफ्टर 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद ये बलून यहां आ गया होगा, तो यहां आया, ठीक है सर, तो कुछ हाइट तो ट्रैवल की होगी, अरे ऐसे कुछ हाइट ट्रैवल की होगी। अब यहां से क्या किया गया, यहां से ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, एक पत्थर को हमने फेंका। जब इससे एक पत्थर फेंका जाएगा ऐसे, हमने जैसे कि मेरे हाथ में पत्थर है, मैंने ऐसे हाथ निकाला और पत्थर को छोड़ा, तो उस पत्थर को उस टाइम की वेलोसिटी मिलेगी जो इस बलून ने अटेन की होगी। मान लेते कि बलून ने वेलोसिटी अटेन की v को क्या लिखा जाएगा, u प्लस at। अरे भाई u तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 2, और 1 सेकंड के बाद छोड़ा है तो 2 मीटर पर सेकंड। तो अब इस स्टोन की रफ्तार कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब भी किसी फ्रेम से पार्टिकल को छोड़ा जाता है, उस फ्रेम की सिर्फ वेलोसिटी मिलती है, एक्सेलरेशन नहीं मिलती। अब ये पत्थर क्या है, इट्स अंडर फ्री फॉल, अगर ये फ्री फॉल में है तो इसको नीचे जी लगेगा। अब हमसे क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय स्टोन टू स्ट्राइक द ग्राउंड, तो इस पत्थर को कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को स्ट्राइक करने में। तो इसको ऐसे समझो, एच हाइट ट्रेवल करने के बाद, तो ये है एच हाइट, यहां से हमने एक पार्टिकल को जैसे कि ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी है, कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, यही हमारा है v। अब इसको कितना टाइम लगेगा, तो ये बेसिकली ऊपर जाएगा थोड़ा, फिर फाइनली नीचे आके टकराएगा। तो ये वाला कौन सा केस है, ये वाला वो केस है जब किसी हाइट से पार्टिकल को ऊपर की तरफ वेलोसिटी मिलती है। उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है u बाई जी होता है।
लेकिन हम यहां से देख रहे तो हमने इसको v बोला ना, तो क्या लिखा जाएगा, v बाई जी प्लस अंडर रूट ऑफ v बाई जी होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। अब इस टाइम पे इसने कितनी हाइट अटेन की थी इस बलून ने, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो h को लिखा जाएगा 1/2 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बलून की 0 है, तो लिखा जाएगा 1/2, वैल्यू ऑफ a इज 2 और टाइम इज 1 स्क्वायर, तो लिखा जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर की हाइट पे उस टाइम पे बलून था। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट द वैल्यूज। अब देखो v की वैल्यू है 2, तो g की वैल्यू हम 10 ही लेंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ v की वैल्यू है 2 तो 4 अपॉन g की वैल्यू 10 तो 100 प्लस h की वैल्यू कितनी है 1 तो 2/10। इनका डिनोमिनेटर सेम करते तो यहां 0 तो ये बन जाएगा भाई 0.2 और यहां से अंडर रूट 100 आएगा 1/10 बाहर और अंदर बचेगा 20 प्लस 4 अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 को हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं 5, अप्रोक्सीमेटली 4.9 समथिंग, 5 ले लेते हैं अपॉन 10, तो 5/10 0.5, तो ये बन जाएगा 0.7 सेकेंड्स। देखो मैंने कोई इक्वेशन इसमें यूज नहीं की, जब मुझे टाइम निकालना था तो मैंने कोई इक्वेशन नहीं यूज की। हाँ आप तो कर सकते थे, देन आपको क्या करना था, आपको एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाती, तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन कभी कभार उसको सॉल्व करते आप कैलकुलेशन एरर कॉमनली करते हो, तो इसीलिए ये वाला फार्मूला जो आपको डायरेक्टली बचाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि टाइम जो आपको चाहिए कौन सा फार्मूला यूज करूं, ऊपर फेंका गया, नीचे फेंका गया, रिलीज किया, कि नीचे से ही पार्टिकल को ऊपर फेंका, ठीक है ना। हाँ जी कौन सा, हाँ जी दिस इज द करेक्ट आंसर। A stone is dropped into a well, तो एक पत्थर को एक कुएं में फेंका जाता है, in which the level of water is h below the top of the well, ठीक है। तो ये एक वेल है, कुआं, इसमें ये है पानी का लेवल, और जहां से हमने पत्थर को फेंका, यहां से मान लेते हैं हमने इसको रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां से लेकर पानी की जो टॉप लेवल है, दिस हाइट इज h, यही बोला इसने। इफ v इज स्पीड ऑफ साउंड, हाँ तो अब देखो, अब जब ये पत्थर टकराएगा तो साउंड क्रिएट होगी, तो उस साउंड की जो स्पीड है दैट इज v, इसने बोला द टाइम आफ्टर विच स्प्लैश इज हर्ड इज गिवन बाय, तो कितने टाइम बाद हमें स्प्लैश सुनाई देगी। तो दैट मींस हमारा जो ऑब्जर्वर है वो यहां है, अगर हमारा ऑब्जर्वर यहां है, उसने पत्थर को फेंका, तो इस पत्थर को कितना टाइम लगा, ये मान लेते कि यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगा वो है t1 इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। हाँ जी सर, तो ये टाइम लगा। अब ये पत्थर जब इससे टकराएगा तो यहां पे क्या क्रिएट होगी, साउंड। अब जब यहां साउंड क्रिएट हुई, इस साउंड को ट्रैवल होना, ये तो इधर भी ट्रैवल करेगी, इधर भी ट्रैवल करेगी, लेकिन ऊपर भी तो ट्रैवल करेगी ना ऐसे। अब देखो साउंड की स्पीड क्या है, कांस्टेंट कितनी है v। अब देखो यहां से लेकर यहां तक इसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, h डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो साउंड को यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगेगा, लेट्स कॉल दैट t2। तो t2 क्या होगा, उसको डिस्टेंस h ट्रैवल करनी है अपॉन साउंड की स्पीड होती है कांस्टेंट, इसमें कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं देखनी है भाई, वो तो स्टोन की देखेंगे ना, साउंड की थोड़ी देखेंगे। तो टोटल टाइम आफ्टर विच स्प्लैश इज हर्ड, आफ्टर विच स्प्लैश इज हर्ड, स्प्लैश इज हर्ड, वो तो एक तो स्टोन को कितना टाइम लगा गिरने में, दैट इज अंडर रूट 2h अपॉन जी, प्लस जब ये आवाज कितनी बार कितने टाइम बाद उधर पहुंची, ये पहुंची h अपॉन v, तो इतने टाइम बाद उस आदमी को इसकी स्प्लैश सुनाई देगी। तो कौन सा, हाँ जी 2 अंडर रूट h बाई जी प्लस h बाई v, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके सर, अब देखो ये वाला, अब इसने क्या बोला, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, इट रीचेस ग्राउंड इन t1 सेकेंड्स। ओके, तो इसने बोला ये टावर टॉप है, मान लेते कि इसकी हाइट है h, तो यहां से हमने एक पत्थर को ऊपर फेंका, लेट्स सपोज वेलोसिटी u से, और इसको कितना टाइम लगा ग्राउंड तक पहुंचने में, इसको टाइम लगा t1। अब इसने क्या बोला, इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउन, अगर इसको वर्टिकली छोड़ते हैं ऐसे फ्रॉम ए विथ सेम स्पीड देकर, तो इट रीचेस द ग्राउंड इन t2 सेकंड्स, तो इसको टाइम लगता है t2 सेकंड्स ग्राउंड को हिट करने में। इफ इट्स अलाउड टू फॉल फ्रीली, अगर इसको हम अलो करें फ्री फॉल में, ऐसे इनिशियल वेलोसिटी 0 देके, द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में। तो इसने बोला एक बार ऊपर फेंका u से, दूसरी बार नीचे फेंका u से, इधर लगा t1 इधर लगा t2, तो ये t1 और t2 इसने दे दिया। अब बोला कि अगर इसको जस्ट रिलीज करते तब इसको कितना टाइम लगता गिरने में। भाई मैं तो इसको
देखो एक तो होता है कि आप इक्वेशन लगा दो तो लंबी लंबी इक्वेशंस बनेंगी, लेकिन मुझे तो इसका शॉर्टकट पता है ना। बताओ टी वन की वैल्यू, टी वन की वैल्यू मुझे डायरेक्ट चाहिए, टी वन की वैल्यू मुझे डायरेक्ट चाहिए भाई। टी वन की वैल्यू सर लिखी जाएगी, जब ऊपर फेंकोगे तो u अपॉन जी प्लस अंडर रूट ऑफ u अपॉन जी होल स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। अरे है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब T2 की वैल्यू देखो, T2 की वैल्यू क्या है? u अपॉन जी, लेकिन माइनस क्यों? क्योंकि वो u नीचे की तरफ है ना भाई, तो प्लस अंडर रूट ऑफ u अपॉन जी होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। बिल्कुल। अब जब इसको जस्ट रिलीज किया जाएगा, सुनो, जब इसको जस्ट रिलीज किया जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? जब जस्ट रिलीज किया जाएगा तो 2h अपॉन जी। अगर मुझे इन टाइम्स को कंपेयर करना है तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज, ये u बाई जी मुझे नहीं चाहिए। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीपल करूं T2 इंटू T1 तो ये क्या बन जाएगा भाई? इसको मान लो A, इसको मान लो B, इस वाले को अगर A मानोगे, इसको B, तो ये बन जाएगा A माइनस B और ये बन जाएगा A प्लस B। अरे अगर इसको A मान लोगे तो ये बनेगा ना, ये पूरी क्वांटिटी अगर A है तो ये B, तो A माइनस B, और ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? A प्लस B। तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये बन जाएगा U अपॉन जी होल स्क्वायर 2h अपॉन जी, तो ये A माइनस B U अपॉन जी ऐसे। और मल्टीपल किसके साथ किया? मल्टीपल किया ना भाई T1 के साथ, तो ये बन जाएगा U अपॉन जी होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी ऐसे, और साथ में है प्लस u बाई जी। अब देखो भाई, अगर ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, किसके बराबर होता है सर? वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको पूरे को स्क्वायर जब होगा तो इसका रूट जो है वो कैंसल हो जाएगा ना भाई? बिल्कुल सर। अरे इसको जब पूरे को स्क्वायर हो जाएगा तो इसका जो रूट है वो कैंसल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, क्या है हमारा? u बाई जी, तो u बाई जी होल स्क्वायर। नाउ सी, ये और ये तो कैंसल हुआ, तो T1 इंटू T2 की वैल्यू क्या आई? वो आई 2h अपॉन जी। अब अगर ये 2h अपॉन जी है तो यहां हमें पता है ना टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2h अपॉन जी। ऐसे अगर यहां देखोगे टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2h अपॉन जी। तो यहां हम लिख सकते हैं सर, यहां लिख सकते हैं हम T1 इंटू T2 आएगा बराबर T1 इंटू टी, 2h बाई जी के वाले लिख सकते हैं टी स्क्वायर। तो t की जो वैल्यू आई वो अंडर रूट T1 इंटू T2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मैं तो कहता हूं ये रिजल्ट अगर आपको डायरेक्ट याद ही रहता ना, इसी में भलाई है। मतलब T1 टाइम वो है जब ऊपर छोड़ा था, T2 टाइम वो है जब नीचे छोड़ा था लेकिन सेम वेलोसिटी से, और जब रिलीज करेंगे तो तब टाइम कितना है? T। तो उसके बीच जो रिलेशन होता है T इज इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। तो ये, हाँ जी, 2 अंडर रूट, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, हमने वही टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने पढ़े उसी को यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है बिना कोई इक्वेशन यूज किए। अब ये, अब देखो, a ball is thrown vertically upwards then velocity time graph will be। तो एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंका हमने, ऊपर उछाला रफ्तार u से, तो होगा क्या? कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये इसका टाइम ऑफ एसेंट हो गया, और फिर फाइनली नीचे आएगी और सेम रफ्तार से टकराएगी क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया, तो ये हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट हमें पता है सर, वो होता है u बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है u बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बाई जी। बिल्कुल सर। अब हमसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है, मान लेते हैं कि किसी भी टाइम टी पर हम यहां थे, किसी भी टाइम टी पर हम यहां थे, तो वेलोसिटी कहां की तरफ होगी? ऊपर की तरफ। तो फर्स्ट इक्वेशन से लिखा जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी, लेकिन u है ऊपर की तरफ, ये है माइनस और ये है t। अब देखो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, v को पावर 1 t को पावर 1। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन तो कैसे बनाए इसको सर? ये v और ये t। अब देखो, जब t को 0 दोगे तो v की वैल्यू क्या आएगी? u के बराबर। अरे भाई u के बराबर आएगी ना, ये तो कहलाता है इसका y इंटरसेप्ट। तो यहां से ग्राफ शुरू है। अब देखो t का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। भाई t का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ये ग्राफ कहां गिरेगा? मैंने आपको समझाया ग्राफ थ्योरी में, अगर t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता तो ऊपर जाता, अब t का कोएफिशिएंट नेगेटिव तो कैसे आएगा? नीचे आएगा, ऐसे आएगा ना भाई, तो ऐसे आएगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0, ये वेलोसिटी 0 होगी। उसके बाद वेलोसिटी फिर से बढ़ी लेकिन नेगेटिव में बढ़ी ऐसे, लेकिन स्लोप तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसलिए ये एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये हो गया पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव वेलोसिटी एंड दिस इज 0 वेलोसिटी, है ना? तो ये चीज, हाँ आप इसको ऐसे भी कर सकते, पहले ऊपर जाएंगे तो रफ्तार घटेगी 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 घटेगी, फिर 0, फिर बढ़ी लेकिन उल्ट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी ना, तो ऐसे इसका ग्राफ बना सकते हैं। हाँ जी, तो ये वाला टाइम ऑफ एसेंट है और ये वाला टाइम ऑफ
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक टाइम ऑफ एसेंट, यहां से लेकर टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। ओके, अब ये देखो, इसको इसी पे कर देते हैं क्विकली। क्या बोला था, ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दिया गया, तो ये तो एक पैराबोला है, दिस इज अ पैराबोला। अब क्या पूछा इसने, इट्स करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी का टाइम ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा। याद करो पुरानी कहानी, जब भी एसटी ग्राफ पैराबोलिक होता है ना, तो वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो देखो इसका जो मुंह है वो कहां की तरफ है, नीचे की तरफ। तो टी का कोएफिशिएंट क्या होगा, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा नेगेटिव, समथिंग नेगेटिव होगा। इसको करने का तरीका और एक ये भी है, यहां अगर टेंजेंट ड्रा करते हो इस पॉइंट पे, तो इनिशियली वेलोसिटी है, फिर वेलोसिटी जीरो, फिर वेलोसिटी नेगेटिव। ये तो वही तो पलटी वाला केस हो गया था ना। तो इसको बनाने का तरीका ऐसे देखो, अगर वीटी ग्राफ चाहिए तो इनिशियली देयर इज सम पॉजिटिव वेलोसिटी, तो ये, फिर वेलोसिटी घटी घटी यहां पे जीरो हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई, फिर तो बढ़ी, लेकिन कैसे बढ़ी, नेगेटिव में। अब इसको करने का और एक तरीका ये भी, अगर इसकी इक्वेशन लिखते सर s इज इक्वल टू at माइनस बी टी स्क्वायर समथिंग। अरे इस पैराबोला की इक्वेशन तो कुछ यही होगी ना, क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तभी तो मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। और ये वाला फॉर्मेट वो था जब पैराबोला का जो ये वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं होता था। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a माइनस टू बी टी। अब देखो y इंटरसेप्ट है, बिल्कुल सर y इंटरसेप्ट है, ये हमारा y इंटरसेप्ट है। अब t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव भाई, तो ऐसे भी कर सकते थे, और वैसे पॉइंट चूज करके भी हम इसको प्लॉट कर सकते थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है भाई वो है ये वाला। ठीक बात, हाँ जी। अब ये वाला, ये सवाल जो बेसिकली आईआईटी जेईई में आ चुका है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इसने क्या बोला, ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट d अबव द ग्राउंड। तो एक बॉल को हमने ऐसे d डिस्टेंस से रिलीज किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो। अब क्या पूछा इसने, एंड बाउंस d अबव द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू हाइट d/2। अब जब ये यहां टकराई, उसके बाद इसने बाउंस किया, लेकिन बाउंस तो किया कितनी डिस्टेंस के लिए, d/2 डिस्टेंस के लिए। मतलब यहां कुछ ना कुछ जो वेलोसिटी है वो घटी है। वो क्यों घटी है, क्योंकि आप वर्क पावर एनर्जी में पढ़ोगे कि ये देयर इज सम टर्म कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो वहां ये डिस्कस कराया जाएगा। अभी के लिए इसने बस बोला कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यहां से छोड़ोगे, d हाइट से छोड़ोगे, तो यहां टकराएगी किसी वेलोसिटी से। जब टकराएगी किसी वेलोसिटी से तो फिर वापस चढ़ेगी किसी हाइट तक। अब ये पूरी हाइट तक नहीं चढ़ेगी, कितनी हाइट तक चढ़ी, वो d/2 हाइट तक चढ़ी। ठीक है, हाँ जी। नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन, तो इसके बाद वाला मोशन उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। एंड एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस को भी कंसीडर नहीं करना है। द वेलोसिटी वेरीज विद हाइट h अबव फ्रॉम ग्राउंड। तो अगर मैं इस मोशन को देखूं, यहां मैं ओरिजिन मानूं, इसने ग्राउंड ओरिजिन माना और बोला बताओ इस पूरे मोशन के लिए जो वेलोसिटी का वेरिएशन है वो कैसा है। देखो पहले हम देखते हैं ये वाला केस, जब यहां से छोड़ा था, इसको नए से इस पे करते हैं। देखो इसने बोला ऐसे, यहां से इसको रिलीज किया, तो रिलीज किया, ठीक है सर ऐसे। ये दूरी कितनी है टोटल, ये दूरी है d, और हमारा ओरिजिन किधर है, हमारा ओरिजिन है भाई ये, दिस इज आवर ओरिजिन। मान लेते हैं कि ये बॉल जो है ये गिरती है y डिस्टेंस के लिए। जब ये y डिस्टेंस के लिए गिरी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी अंडर रूट, ऐसे लिखना चाहिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो जीरो है, इज इक्वल टू 2g भी नीचे और y भी नीचे, तो 2gy। बिल्कुल सर, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gy। अंडर रूट 2gy तो है, लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो नीचे की तरफ है ना, तो असल में जब ये स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा तो प्लस माइनस आता। अरे भाई जब ये रूट स्क्वायर इधर आता तो प्लस माइनस बन जाता, लेकिन हम कौन सा लेंगे, माइनस वाला लेंगे ना। क्यों सर माइनस लेंगे, माइनस इसीलिए लेंगे क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन हम ले लेते हैं एज पर कन्वेंशन इज नेगेटिव, और ऊपर वाली क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब देखो इस y को मैं लिख सकता हूं ना भाई, इस y को मैं लिख सकता हूं d, ये y जो है, मान लेते क्या इस टाइम पे हम कितनी हाइट पे थे, क्योंकि हमें तो वेरिएशन चाहिए ना ग्राउंड से। अरे भाई मैं तो मानता हूं कि ये y डिस्टेंस के लिए बॉल गिरी थी, लेकिन हमें वेलोसिटी का वेरिएशन चाहिए ग्राउंड से हाइट h पे जब होंगे तब वेलोसिटी का वेरिएशन हमें चाहिए। तो इस d को क्या लिखा जाएगा, d को y को लिखा जाएगा, ये y को लिखा जाएगा d माइनस h, तो इसको लिखना चाहिए ऐसे d माइनस h। तो यहां पुट कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 2g, हाँ जी, d माइनस h। तो ऐसा। अब देखो जब हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे होंगे, जब होंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पे,
जब होंगे आप भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे तब क्या होगा भाई, तब एच की वैल्यू क्या होगी डी, तो वी क्या होगा, वी होगा 0। तो इस ग्राफ को बनाने का तरीका, इस ग्राफ को बनाने का तरीका ऐसा, देखो ये हमारा वी और यहां से एच का वेरिएशन चाहिए। जब एच की वैल्यू क्या थी, जब एच की वैल्यू थी भाई डी, एच की वैल्यू थी डी, ठीक है, तो यहां पे हमारा एच इज इक्वल टू डी है और वेलोसिटी क्या होगी इस टाइम पे 0। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं, जस्ट बिफोर टकराना, बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आप आ जाओगे ना, यहां जब आ जाओगे तो ये एच की वैल्यू क्या हुई होगी, 0 हुई होगी ना, क्योंकि यहां से ही तो हम मेजर करते हैं, जब ये बॉल यहां से आके यहां टकराएगी यहां। अब देखो एच की वैल्यू क्या हुई, 0। जब एच की वैल्यू 0 हुई तो वी की वैल्यू कितनी आई, वी की वैल्यू आई -2GD √2GD। कहने का मतलब जब एच की वैल्यू 0 हुई, ठीक है सर एच की वैल्यू तो यहां 0, लेकिन वी की वैल्यू कितनी आई, अरे भाई -2GD√, ऐसे। तो अब इनको कनेक्ट करना है, इस वाले और इस पॉइंट को कनेक्ट करना है। देखो रूट वाले फंक्शन कैसे, तो ऐसे ये वाला ग्राफ बन गया है ना भाई, लीनियर वेरिएशन तो है ही नहीं क्योंकि ये रूट है, रेज पावर 1/2 वाले ग्राफ ऐसे ही होते हैं ना। ओके, क्योंकि अगर आपको ऐसे लिखना होगा v इज x इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज पावर 1/2 अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, ये वाला ग्राफ तो ऐसा ही आता है, इस प्रकार के ग्राफ होते हैं, ऐसे ही ग्राफ होते हैं। तो ये हमने कनेक्ट किया, ये हमने बना दिया। अब देखो, अब जब ये टकराई, अब जब टकराई तो इसकी वेलोसिटी हो गई, लेट्स सपोज अब इसकी वेलोसिटी यहां हम मान लेते हैं u, और अब किस हाइट तक गई है, d/2 हाइट पे गई ना भाई, हाँ जी सर d/2 हाइट पे गई। तो मुझे बताओ ये वेलोसिटी किसके बराबर होगी, तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊं तो लिखा जाएगा फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है u² इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 2g, लेकिन g तो नेगेटिव है, अब किस हाइट तक गई है, d/2 हाइट तक गई, तो माइनस और माइनस कैंसिल, तो u की वैल्यू क्या आई gd। तो जस्ट जब ये टकराई, जब ये टकराई सर बिल्कुल जब ये टकराई तब रफ्तार क्या हो गई √GD। अब तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये तो √2GD था, अब √GD किधर होगा, समथिंग भाई इधर होगा ना, √GD, अब ये पॉजिटिव है। अब देख लेते हैं कि जब ये ऐसे ग्राउंड के साथ टकराई फिर ऊपर उठी, किस रफ्तार से उठी, √GD से उठी। अब ये किसी हाइट पे आ गई होगी, लेट्स कॉल दैट हाइट, ऐसे अब हम आ गए किसी हाइट h पर। जब किसी हाइट h पर आ गए, यहां टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v, इस v को क्या लिखा जाएगा, v को लिखा जाएगा u² मतलब gd माइनस 2gh, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको देखो, हमें तो पता है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, अब देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप पहुंचोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसे, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल वेलोसिटी 0, तो आपको h की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी d/2। तो यहां तो वेलोसिटी होगी ना 0, तो जब आप d/2 पे हो, ये तो h इक्वल टू d, ये क्या है h इक्वल टू d/2, यहां पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी 0, तो आप बेसिकली यहां से आए यहां की तरफ। सो दिस इज द स्टैंडर्ड ग्राफ जो इसका बनता है। तो इसके लिए दिमाग तो चाहिए थोड़े बहुत, देखो हमने ऑप्शन की तरफ तो नहीं देखा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ऐसा है, तो हमने ऑप्शंस की तरफ नहीं देखा, तो ये हमारा बना। अब हम देखते हैं कि हमारा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो ये है करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि हमने ग्राउंड को जो है ना उसको बेस माना है, तब जाके हमने ये ग्राफ वगैरह, ये IIT JEE में आ चुका है। तो अगर आपको अच्छे से फिजिक्स आती है, अच्छे से ग्राफ्स आते हैं और साइन कन्वेंशंस का ख्याल रखते हो, आई थिंक दिस वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। ठीक है, फिर से आपको देखना है कि मास्टर साहब ने जब इसको सॉल्व किया तो उसने कैसे अप्रोच किया, कैसे फिगर्स बनाए, कैसे उसने अपना रेफरेंस चूज कर लिया, फिर इक्वेशंस में कैसे टॉप मोस्ट और बॉटम पॉइंट वैल्यू सेट किए ताकि मुझे वो पॉइंट्स मिले, तब जाके मैं ग्राफ को कनेक्ट कर पाऊं। ठीक बात। हाँ जी, नाउ देयर इज दिस रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब, देखो अगर मैं बोलूं मैं गाड़ी में बैठूं, रिलेटिव मोशन को पढ़ने से पहले मैं गाड़ी में बैठा हूं और मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो मेरे साइड में जो पैसेंजर है, अगर वो पैसेंजर मुझे देख रहा है तो उसके लिए मैं रुका हुआ हूं, अगर मैं उसको देख रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में वो रुका हुआ ना भाई, अरे एक ही गाड़ी में हम तो। हाँ, अब अगर देखो मैं बाहर पेड़ को देखूं, भाई पेड़ तो बिल्कुल उसको गाड़ दिया हमने जमीन में, वो तो रुका हुआ है, अरे पेड़ तो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जब मैं गाड़ी में से देखूंगा अपने पैसेंजर को, बाजू वाले पैसेंजर को, वो तो रुका है मेरे रेस्पेक्ट में और मैं उसके रेस्पेक्ट में रुका हूं। लेकिन जब हम दोनों पेड़ को देख रहे हैं ना, तो हमारे रेस्पेक्ट में जो पेड़ है पीछे की तरफ आ रहा होता है। अब क्या बोले, अब मैं बोलूं मैं मोशन में हूं कि पेड़ मोशन में, कोई तो झूठ बोल रहा है ना, झूठ कोई नहीं बोल रहा, जो मोशन है वो रिलेटिव है। आर यू गेटिंग इट? अगर पेड़ के पास दिमाग है, आंखें है, अकल है, नजर, सारा कुछ आ रहा है, तो पेड़ से पूछा जाए बताओ भाई साहब ये गाड़ी वाले क्या ये मोशन में, वो बोलेगा यस ये मोशन में। और जो मेरा बाजू वाला पैसेंजर है उससे पूछा जाए भाई
क्या ये मोशन में? बोलेगा नहीं, ये तो अपनी पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहा मेरे रेस्पेक्ट में। अरे है कि नहीं? हम दोनों से पूछा जाए बताओ पेड़ मोशन में, बोलेगा भाई बिल्कुल ये तो मोशन में है। तो इसीलिए मोशन जो होता है ना वो एब्सोल्यूट नहीं होता। देखो अगर हम सारे रुके हुए, मैं सारे टीचर्स यहां रूम में बैठे रुके हुए हैं, हम तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुके हुए हैं ना। अब कोई चांद से देख रहा है तो घूम रही है, तो हम उसके रेस्पेक्ट में मोशन में आएंगे। तो इसीलिए एक ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट होता है। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है कि ऑब्जर्विंग मोशन ऑफ वन बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, एक बॉडी का मोशन एनालाइज करना दूसरे के रेस्पेक्ट में। मैं आपको बोलूं देखो, ये गाड़ी है, ये इधर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, यहां से भी ये गाड़ी है, ये भी जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से। तो इस गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर बैठा है और इस गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर बैठा है वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं ना स्ट्रेट लाइन में, अगर दो गाड़ियां जा रही है तो। क्यों? क्योंकि इसका इसके रेस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं, इसका इसके रेस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं, क्योंकि रिलेटिवली ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करते ही नहीं। देखो अभी ये एक ही लाइन में थे, तो कुछ टाइम बाद भी ये क्या होंगे, अगर इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक ही लाइन में होंगे, है ना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें एक ऑब्जर्वर चूज करना होता है। इससे पहले वाले सवाल जो हम कर रहे थे उसमें हमारा ऑब्जर्वर कहां था? ग्राउंड पे रुका हुआ। उसमें हमारा ऑब्जर्वर था ऑन ग्राउंड एट रेस्ट, और वो रुका हुआ था। तब जाके हम बोलते थे भाई ये गाड़ी जो है इसकी वेलोसिटी है u, इसका एक्सेलरेशन है, बहुत सारी चीजें पे हम बात कर रहे थे। हमारा ऑब्जर्वर था किधर? हमारा ऑब्जर्वर था ग्राउंड पे, और वो रुका हुआ था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो ऑब्जर्वर है वो खुद चले। अब ऑब्जर्वर खुद चले वो तो कुछ डिफरेंट डेटा देगा हमें। हाँ जी, इसको मैथमेटिकली ऐसे समझते हैं आप, ऐसे। देखो जी, मान लेते हैं कि x = 0 और यहां एक गाड़ी A और यहां एक गाड़ी B। ये t = 0 की सिचुएशन है। एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, ये ऑब्जर्वर है ऑन ग्राउंड, ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड एट रेस्ट, और ये रुका हुआ है, दिस इज एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट में है, ठीक है। अब t = 0 पे बोला इसने भाई ये वाली गाड़ी जो है ना ये x0 a की दूरी पे है, बिल्कुल ठीक है सर। और ये वाली गाड़ी जो है ये x0 b की दूरी पे है, और दोनों की वेलोसिटी है मान लेते हैं va और इसकी वेलोसिटी है vb। अरे है ना। अब देखो अगर a पे मैं b को देख रहा हूं तो मेरे लिए b की दूरी मेरे a से वो अलग है, और इसी b की दूरी इस ओरिजिन वाले ऑब्जर्वर से ये अलग है ना। अब t टाइम की बात करते हैं। आफ्टर टाइम t क्या होगा? आफ्टर टाइम t होगा u। ऑब्जर्वर तो अभी भी ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर इधर है, ये तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर है। अब देखो ये गाड़ी आगे निकल गई होगी, किसी भी टाइम t की बात कर रहे हैं हम, तो ये दूरी होगी x से, और ये वाली गाड़ी जो है ये कितनी दूरी पे? xb की दूरी पे। हाँ जी सर, ये xb की दूरी पे। तो ये है a और ये है b। अगर मैं बोलूं व्हाट इज xa वो दूरी है जिस दूरी पे ये a गाड़ी है विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, जो खुद x = 0 पे है। इन ए सिमिलर वे ये xb क्या है? xb है पोजीशन इस b गाड़ी की इस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर से जो खुद रुका हुआ है ना। अब अगर मैं बोलूं भाई यहां पे बैठ जाओ, ए गाड़ी पे बैठ जाओ, अब मुझे बताओ b कितना दूर है। अगर मैं बोलूं ऐसा xba, इससे क्या समझते हो? xba इज b की क्या दूरी है a से, मतलब इसका मतलब है कि ऑब्जर्विंग दूरी अ बॉडी b फ्रॉम a। तो आपका ऑब्जर्वर है किधर? तो a पे हमारा ऑब्जर्वर भी है। ये बोलेगा भाई xba इज इक्वल टू xb माइनस xa, ये चीज। तो अगर मैं लिखूं xba, इसका मतलब है बताओ भाई b की क्या दूरी है उस ऑब्जर्वर के लिए जो खुद a पे बैठा हो, वो बराबर है ना भाई xb माइनस xa। तो इसे लिखा जाएगा xba। हाँ जी सर ठीक है, ये तो xba है, ओके। लेकिन ये xb कहां से मेजर किया गया? ये वाला जो है ना ये मेजर किया गया है ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर ने। इस केस में ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर, ये भी ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर। अगर ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर नहीं होता तो हम कहते कि कोई तो एक ऑब्जर्वर है जो दोनों के लिए सेम हो। अरे भाई अगर ये ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर नहीं होता हम ये कहते कोई तो ऐसा ऑब्जर्वर है जो दोनों के लिए सेम हो। ठीक बात। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, मैं लिखूं dxba
डिवाइड बाई डी टी। अरे भाई रिलेटिव पोजीशन तो चेंज हो जाएगी ना, इसको लिखा जाएगा डी एक्स बी अपॉन डी टी माइनस डी एक्स ए अपॉन डी टी। भाई इसको क्या लिखा जाता है, ये है चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बी की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है ए के रेस्पेक्ट में, इसे लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट। उसका फैसला करेगा ए, बी की पोजीशन कैसे चेंज होगी ए के रेस्पेक्ट में, उसका फैसला करेगा बी की वेलोसिटी क्या है ए के रेस्पेक्ट में। इसको क्या लिखा जाएगा, डी एक्स बी। इस एक्स बी को कौन चेंज कर रहा है, वी बी, वेलोसिटी ऑफ बी, इसको। और ये सारा होता है वेक्टर फॉर्म में। मैंने तो आपको 1D के लिए सिखाया ऐसे, लेकिन ये 2D के लिए मैं तो कहता हूं हर बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो हमने क्या सीखा, हमने काम की बात जो सीखी वो ये सीखी, हमने काम की बात ये सीखी कि अगर इसकी वेलोसिटी है VA, इस गाड़ी की वेलोसिटी है VB, इस गाड़ी की वेलोसिटी है VB, तो ये VA और VB किसी ऐसे ऑब्जर्वर ने मेजर किए हैं जो दोनों के लिए सेम है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लेते हैं कि ये VA और ये VB ग्राउंड से ही मेजर किए गए हैं, लेकिन इस चीज का ख्याल रहे कि ये VA और VB मेजर तो किए हैं, कोई एक ऐसा ऑब्जर्वर जो दोनों के लिए कॉमन हो। अब मैंने एक भाई साहब इस पे रख दिया, मैंने बोला बताओ अब आपको क्या वेलोसिटी नजर आई किसकी, बी की। तो जब इस पे हमारा ऑब्जर्वर लोकेट हो गया तो हम बोलेंगे भाई अब मुझे बी की रफ्तार चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। अब देखो ये गाड़ी कहां जा रही है, आगे, इसके ऊपर जो ऑब्जर्वर है वो कहां जा रहा है, आगे, तो इनका आपस में जो रिलेटिव मोशन है, आपस का रिलेटिव मोशन वो जीरो हो गया। आपस का जो इनका मोशन है रिलेटिव वो जीरो हो गया। कहने का मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए ये वाली गाड़ी रेस्ट में आ गई। अब इसका फार्मूला क्या था भाई, वो है VB माइनस V। इसका सोचने का तरीका ये भी है भाई, मुझे आंसर तो ये चाहिए, इसका एक शॉर्टकट तरीका आप याद रखोगे जो आपको बचाएगा। शॉर्टकट तरीका, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, वो है ये। अगर आप ए पे बैठे हो, इसकी रफ्तार है VA और ये है VB। VA तो VB की मान लेते हैं कि ये ग्राउंड से हमने मेजर किया है। अब देखो, अब इस पे बैठ गए, अगर इस पे बैठ गए तो इसके रेस्पेक्ट में ये गाड़ी क्या आ गई, रेस्ट में। तो तरीका कहता है भाई अगर ये रेस्ट में आ गई ना, ये गाड़ी इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में आ गई तो इसको रोक ही दो, ब्रिंग इट एट रेस्ट, ब्रिंग इट एट रेस्ट, इसको रोक दो। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए भाई, इसकी रफ्तार इधर थी ना VA, तो अब इधर की तरफ VA देंगे। अरे भाई इधर की तरफ VA दे दिया हमने, तभी तो ये रुक जाएगी ना, क्योंकि ये ऑब्जर्वर के लिए ये गाड़ी तो अब रुक के है, इट्स एट रेस्ट। तो तरीका कहता है इसको रेस्ट में लाओ, जहां से आप देख रहे हो उसको रेस्ट में लाओ, ठीक है। अब इसको रेस्ट में लाने के लिए हमने VA पीछे दे दिया ना, जो इसको पीछे दे दिया वो इसको भी उधर ही दे दो। जैसे कि इसको VA इधर था, इसको रोकने के लिए हमने VA किधर दे दिया, पीछे दे दिया ना, तो इसको भी ऐसे VA दे दो। अब इसके पास बचा कितना, अब इसके पास बचा कितना, V नेट, ये बचा VB माइनस VA। जो VB माइनस VA है ना, दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ B एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम A, ऐसे लिखा जाता है VB माइनस VA। आप ऐसे ही याद रखोगे इसको, ऐसे ही बिल्कुल याद रखोगे इसको। कहने का मतलब देखो, अगर ये एक गाड़ी है, एक गाड़ी, इसकी रफ्तार है 4 मीटर पर सेकंड, और ये B गाड़ी, इसकी रफ्तार है 7 मीटर पर सेकंड। तो 7 और 5, 7 और 4, ये तो किसी कॉमन ऑब्जर्वर ने मेजर किया है ना, जो कि हम मान लेते कि ग्राउंड पे आदमी था, उसने बोला इसकी रफ्तार 4, इसकी रफ्तार 5, इसकी रफ्तार 7। अब मैं बोलूं व्हाट इज VAB, अगर आपको A की रफ्तार चाहिए B के रेस्पेक्ट में, अरे भाई जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए उसको रोक दो। अरे भाई हमें चाहिए ना वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, तो B के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो ये हमारा विथ रेस्पेक्ट है, जो हमारा विथ रेस्पेक्ट है वही, इसको रोक दो। रोकने के लिए क्या करें, 7 मीटर पर सेकंड, तो हमारा ऑब्जर्वर इसी पे लोकेटेड है। अब ये आ गया रेस्ट में, इसको रोकने के लिए इधर दे दिया ना 7, तो इसको भी 7 देना पड़ेगा। अरे है कि नहीं। अब इसका नेट क्या बचा, इस वाले का, इस वाले का नेट बचा 7 माइनस 3, तो A की जो नेट रफ्तार बची वो आई अब 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। बट दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू है कितना, 3। लेकिन ये तो पीछे की तरफ आया ना, आगे की, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आगे की तरफ होता है प्लस I, पीछे की तरफ क्या होता है माइनस I। तो ऐसे ऐसे आपको करना होगा ये चीज। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक गाड़ी ऐसे 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है और दूसरी गाड़ी जो है वो ऐसे
4 मीटर से जा रही है। तो बताओ ये ए और ये बी, बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो आप किस पे बैठ के देखोगे, बी पे बैठ के देखोगे, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर जो है, आप बी पे बैठ के देखोगे ना, तो हमारा ऑब्जर्वर किस पे आया, बी पे आया, तो अब बी को रोक देना है, बी को रोकने के लिए इधर देना पड़ेगा 4। अब ये रिलेटिवली रेस्ट में आ गई, अब ये रेस्ट में आ गई तो इसको इधर की तरफ दिया तो इसको भी इधर की तरफ देना होगा, तो 4। अब इसका नेट क्या बचा, इसका नेट बचा 4 + 4 वो आ गया 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये मेजर किसका किया, ए का किया, कहां बैठकर, बी पे बैठकर। तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, ये तो आगे की तरफ आया ना, तो आई कैप साथ में लिखना होगा ऐसे। अब अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे होते, सोचो इधर इसका 4, इधर इसका 4, अब इसको रोक देते तो इधर 4 देते, इसको भी इधर 4 देते, तो नेट कितना आता भाई, 0 ही आता ना। तो हमने याद रखा कि सर जिस बॉडी पे बैठ के हम देख रहे हैं उसको हमें रेस्ट में लाना होगा, उसको रेस्ट में लाया, जो उसको हमने पलट कर दिया वो दूसरी बॉडी को भी पलट कर देना होगा जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो आंसर आएगा वो रिलेटिव मोशन का ही आंसर आएगा, ठीक है ना। हाँ जी सर। अब और एक चीज वो ये कि ये तो हमें समझ में आया सर। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी है va और इसकी एक्सेलरेशन है a, और देखो ये वेलोसिटी है vb, अब इसका एक्सेलरेशन भी है ab। अब क्या लिखा जाएगा, देखो अगर मैं बोलूं व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, अगर मैं बोलूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो क्या करें। इसके लिए हमें करना होगा, सर आप b पे बैठ के देख रहे हो ना, b पे बैठ के देख रहे हो तो इसको रोक दो, रोकने के लिए इधर v भी देना होगा और इधर a भी देखना होगा, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर इसी पे था। नाउ दिस इज एट रेस्ट। अब यहां से आदमी इस गाड़ी को देख रहा है, इसको पलट कर v भी दे दिया तो इसको भी पलट कर v भी देना होगा, इसको पलट कर ये दिया था तो इसको भी पलट कर ये देना होगा। अब इसका नेट क्या बचा भाई, इसका नेट बचा, इधर था va, इधर था vb, तो मान लेते हैं कि va ज्यादा था तो va माइनस vb। अब इस वाले का देखो, इधर AA इधर AB, ये जरूरी नहीं कि ये ज्यादा, मान लेते हैं कि चलो ठीक है ये ज्यादा था तो AA माइनस, तो ये इनके हो गए भाई वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B एंड एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। अब देखो ऑल इक्वेशंस, जो भी हम इक्वेशंस पढ़ते हैं ना, V इज इक्वल टू U प्लस AT, जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते आए हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT, हाँ जी सर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, असल में डेल एस टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डेल एस। क्या ये फार्मूला हम रिलेटिव में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दे आर वैलिड व्हेन रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब दो बॉडीज का, जब एक बॉडी में बैठ के दूसरी बॉडी को देख रहे हो और वो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जो आया, जैसे कि यहां पे ये एक्सेलरेशन आया था, अगर ये कांस्टेंट आया, अगर ये भाई कांस्टेंट आया, व्हेन रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, equations of uniform accelerated motion are applicable. Equations of uniformly accelerated motion are valid. वो valid है, are valid, तो वो लगा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फिर हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो ये VA जो है ना, ये भी रिलेटिव होगा, ये भी रिलेटिव होगा, और एक्सेलरेशन भी जो है वो रिलेटिव होगा। भाई टाइम तो टाइम है, आप ग्राउंड पे बैठकर मेजर कर रहे हो या किसी ऑब्जर्वर पे, किसी गाड़ी पे बैठकर मेजर कर रहे हो, टाइम तो टाइम है ना भाई, गाड़ी तो डिफरेंट नहीं चलेगी तो ऑब्जर्वर के लिए। तो इसलिए टाइम जो है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप कहीं से भी देखो, टाइम इज टाइम, इसकी वैल्यू ग्राउंड पे बैठकर सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वही किसी गाड़ी पर बैठ के सॉल्व करोगे, आंसर सेम ही आएगा। इसको भी क्या लिखना चाहिए, रिलेटिव डिस्टेंस, यू को क्या लिखना चाहिए, रिलेटिव, इसको भी क्या लिखना चाहिए, रिलेटिव। भाई फार्मूला तो वही है, सारा कुछ बस दिमाग का ही खेल है। तो वी कैन अप्लाई ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन इफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है, अगर उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आज के लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, बाकी वाली बातें 1D में जो है वो हम कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।